हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 10th 12th एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच की लिस्ट है। तो सबसे पहला है सिमली। सिमली क्या होता है? इन अ सिमली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सिमली में एक तुलना की जाती है बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में, विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें एक पॉइंट कॉमन होता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं, सो लाइक एज आर यूज्ड, उनका प्रयोग किया जाता है। क्या है बेसिकली इसमें कि दो अलग अलग वस्तुएं दी रखी हुई और उन दोनों में कम से कम एक क्वालिटी उनकी मैच कर रही होगी, और उन मैच करने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे वो कौन से लाए जाएंगे? सो, लाइक और एज, इनमें से कोई एक। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, कि तुम्हारी जो आत्मा थी वो किसके समान थी? लाइक अ स्टार, एक तारे के समान थी। तो दाई सोल की तुलना की जा रही है किससे? स्टार से। और तुलना करने के लिए जो वर्ड प्रयोग में आया है वो क्या है? लाइक। सेकेंड एग्जाम्पल, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ डिजर्ट, जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान के जहाज के समान होता है। तो यहाँ कैमल की तुलना की जा रही है किससे? शिप से। और तुलना करने के लिए जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? लाइक। द वेटर वॉज एज बिजी एज अ बी, वेटर उतना ही बिजी था जितना कि एक मधुमक्खी बिजी थी। तो कहने का मतलब है मधुमक्खी अपने काम में बिजी है और वेटर अपने काम में बिजी है। तो तुलना की जा रही है उनके बिजी होने की, और वेटर की तुलना किससे कर रहे हैं? बी से। और तुलना करने के लिए जो वर्ड आया वो क्या आया है? एज। तो ये था सिमली। सेकंड है मेटाफर। समझते हैं चलो इसको। इन अ मेटाफर, मेटाफर में अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें भी तुलना की जाती है दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एस आर नॉट यूज। लेकिन तुलना करने के लिए सो लाइक एस वर्ड्स का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि तुलना इतनी ज़्यादा क्लोज हो रही होती है कि सो लाइक एस का प्रयोग ना करके हम उसे सीधा सीधा कह देते हैं। जैसे कि चलो समझते हैं। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, कि बदला लेना एक प्रकार का क्या है? जंगली न्याय है। लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, जो प्रेम है वो क्या है? स्पाइस ऑफ लाइफ है। तो स्पाइस एक अलग चीज हो गई, लव एक अलग चीज हो गई। तो लव को हम स्पाइस बता रहे हैं। किसका स्पाइस बता रहे हैं? जीवन का स्पाइस बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रेम जो है स्पाइस ऑफ लाइफ के समान होता है। हम सीधा सीधा कह दे रहे हैं कि लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर ये सेंटेंस ऐसे आ जाए, लव इज लाइक द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो ये हो जाएगा सिंपली। हम लिख रहे हैं लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, तो ये क्या हो गया? मेटाफर। यू आर माई शाइनिंग स्टार, तुम मेरे चमकते हुए तारे हो। सीधा सीधा कह दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम चमकते हुए तारे के समान दिखते हो, सीधा सीधा बोल दे यू आर माई शाइनिंग स्टार। हर आईज वर डायमंड्स, उसकी आंखें क्या थी? हीरा थी। हीरा थी नहीं, हीरे के समान थी कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमने सीधा सीधा कह दे रहे हैं। तुलना करने के लिए वर्ड हम सोलह गैस का प्रयोग ना करके सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं? हर आईज वर वाइल्ड, के उसकी आंखें हीरा थी। अगर हम ये लिख देते हर आईज वर लाइक डायमंड, हीरे के समान थी, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? सिमली हो जाता है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि सिमली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? जरा समझेंगे इसे। इन पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो भाववाचक विचार हैं, आइडियाज, आर थॉट ऑफ, उनके बारे में ये सोचा जाता है एज हैविंग लाइफ, जैसे कि उनके अंदर जान आ गई हो। कहने का मतलब क्या है पर्सोनिफिकेशन में? कि किसी निर्जीव वस्तु में या कोई विचार से हम ऐसे काम करवा रहे हों जैसे कोई सजीव व्यक्ति काम कर रहा हो, उनके द्वारा कोई काम करवाया जा रहा हो, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो जैसे कि कोई इंसान काम करता है। कौन? या किसी निर्जीव वस्तु से करवाएं या किसी फीलिंग से करवाएं। जैसे कि एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन अ फेस, चिंता उसके चेहरे पर सवार है। तो सवार होने का काम कोई इंसान कर सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन सवार है? एंग्जाइटी। सेकंड है अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने का काम एज अ ह्यूमन बीइंग का है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है।
सेंटेंस है अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, अपॉर्चुनिटी से यहाँ पे काम करवाया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट, फ्लावर्स डांस टू द विंड, जो फूल हैं वो नाचे, टू द विंड्स, हवा की ओर, जिधर हवा चल रही थी उधर की ओर क्या करे, वो नाचे। तो नाचने का इंसान का होता है, लेकिन फ्लावर डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या पर्सोनिफिकेशन हो गया। द सन किस्ड मी वाइल आई वॉज क्लिकिंग अ पिक्चर, सूर्य ने मुझे क्या किया, किस किया, जब मैं क्या कर रहा था, जब मैं तस्वीरें ले रहा था। कहने का मतलब किरणें मेरे ऊपर एकदम से पड़ी, मेरे चेहरे पर किरणें पड़ी एकदम से। तो यहाँ पर ये सन का कोई काम हो रहा है, फ्लावर इसमें काम कर रहा है, अपॉर्चुनिटी काम कर रही है, एंग्जाइटी काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, निर्जीव चीज़ या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, कोई फीलिंग काम कर रही होती है, इस तरीके से काम उनसे करवाया जा रहा होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग कर रहा हो, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, एक सीधा सीधा संबोधन होता है। संबोधन मीन्स पुकारना, बुलाना किसी को। किसे बुलाना या पुकारना, टू द डेड, किसी मृत व्यक्ति को, टू द एब्सेंट, या उसको जो आपके सामने उपस्थित ही नहीं है, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, या किसी ऐसी वस्तु को जो निर्जीव है और आपने उसे सजीव मान लिया है, पर्सोनिफाइड कर दिया है, और आइडिया या किसी आइडिया को। दोनों में अंतर है भाई, पर्सोनिफिकेशन में उससे काम करवाया जा रहा होता है, और इसमें क्या कर रहे होते हैं, किसी निर्जीव या किसी मृत या किसी एब्सेंट पर्सन को क्या कर रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं, एड्रेस कर रहे होते हैं, तब आगे की बात कहेंगे। जैसे पुकारा है लिबर्टी, सबसे पहले उसने पुकारा लिबर्टी, आज़ादी, यू आर वेरी स्वीट, तुम कैसी हो, बहुत ज़्यादा स्वीट हो। अगला है मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये पोएम है, लंदन पोएम से लिया गया है। तो ये बता रहे हैं कि मिल्टन, कि तुम्हें इस क्षण जीवित होना चाहिए था। मिल्टन हैज़ बीन डेड, वो मर चुके हैं। उसके बाद ये पोएम लिखी गई है, उन्हें याद कर रहा है। वर्ड्सवर्थ उन्हें याद करके पुकारते हैं और कहते हैं मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि तुम्हें इस क्षण जीवित होना चाहिए। अगला है फ्रियल्टी। फ्रियल्टी का मीन्स होता है कमजोरी। कमजोरी, दाई नेम इज वीमन, तेरा ही नाम क्या है, स्त्री है। ये शेक्सपियर का एक नाटक है हैमलेट, उसे लिया गया है। तो प्रिंस हैमलेट होता है, वो अपनी माँ के बारे में कहता है कि फ्रेयल्टी, कमजोरी, दाई नेम इज वीमन, के तुम्हारा ही नाम क्या है, वुमन है। ओ ब्रेव सॉर्ड लीड मी टू विक्ट्री, अरे बहादुर तलवार, लीड मी टू द विक्ट्री, मुझे विजय की ओर ले चल। अब यहाँ तलवार को पुकारा जा रहा है कि बहादुर तलवार, तलवार को पुकार रहे हैं, ठीक है। उद्धव फ्रेल्टी से बात कर रहे हैं, मिल्टन जो रहे नहीं उनसे बात कर रहे हैं, लिबर्टी, आज़ादी उसे मिली नहीं है, वो व्यक्ति कह रहा है। तो कहने का मतलब है जो अनुपस्थित है, डेड है, या किसी पर्सोनिफाइड हमने किसको कर दिया है, मान लिया है, तो वहाँ पर क्या होगा, अपोस्ट्रोफी होगा। नेक्स्ट है हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है, अ हाइपरबली इज एन एग्जेजरेशन। हाइपरबली क्या होता है, अतिशयोक्ति होती है। अतिशयोक्ति मीन्स का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, ओवर स्टेटमेंट, किसी तथ्य को हम बढ़ा चढ़ा कर कहें। फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ ग्रेट इंप्रेशन, किसके कारण, किसकी खातिर, कि वो और ज़्यादा प्रभावशाली लगे। किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए कि हमें, क्यों कह दिया जाए, क्योंकि बात हमें और ज़्यादा प्रभावशाली लगे, तो वहाँ पर क्या होता है, हाइपरबली कहते हैं अतिशयोक्ति, किसी को बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, यहाँ पर फूलों की बात चल रही है, ठीक है। तो कहता है, कभी यहाँ पर कहता है कि मैंने 10,000 फ्लावर्स देखे, सा आई एट अ ग्लांस, एक झलक में ही। तो एक झलक में उसने बहुत सारे देख लिए होंगे, लेकिन 10,000 नहीं देखे होंगे। बात को यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। अगला है बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। ये लाइन है अलेक्जेंडर पोप, उन्होंने एक लेख लिखा है रेप ऑफ द लॉक। उसमें बेलिंडा उनकी मेन एक्ट्रेस हैं, उनकी खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है। तो खूबसूरती की तुलना, वर्णन इस तरीके से करते हैं, कहते हैं कि बेलिंडा स्माइल्ड, कि बेलिंडा मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, और पूरी दुनिया प्रसन्न हो गई। भाई पूरी दुनिया कैसे प्रसन्न हो जाएगी बेलिंडा के मुस्कुराने से। तो कहने का मतलब है क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है। अगला है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अगर पूरे अरब का परफ्यूम भी मेरे हाथ में उड़ेल दिया जाए, ठीक है, तो भी मेरे हाथों को क्या नहीं कर पाएंगे, वो
खुशबू नहीं ला पाएंगे। ये लाइन ली गई है मैकबेथ से। तो लेडी मैकबेथ घबरा जाती है, फिर ये बात कहती है कि मेरे हाथ जो हैं खून से सने हुए हैं, तो अगर इन्हें हम धो भी लें, अगर पूरे अरेबिया का परफ्यूम इन पर लगा दिया जाए तो भी उनकी जो ब्लड की स्मेल है वो इससे नहीं जाएगी। तो ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है भाई। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैंने तुम्हें मिलियन बार कहा है। कहता नहीं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हजारों बार तुमसे कहा है, करोड़ों बार कहा है, हजारों बार तुमसे कहा है। तो हजारों बार थोड़ी नहीं व्यक्ति कोई कहता है। तो कहने का मतलब है क्या है, मिलियन टाइम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बात बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हैं। तो बढ़ा चढ़ा कर जब बात कही जाएगी तो वहां पर क्या होगा, हाइपरबोली। अगला आ रहा है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट वर्ड्स। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड्स और आइडिया या विचार आर पुट टुगेदर, वो साथ साथ रख दिए जाते हैं। यानी दो विरोधी बातें दी होंगी, ठीक है, या विचार दिए होंगे या दो विरोधी वर्ड्स दिए होंगे, वो साथ साथ दे रखे होंगे अपोजिट वर्ड्स। जैसे कि माई सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट, मेरी बहन और मैंने कैसी फाइट लड़ी, एक फ्रेंडली फाइट। भाई फाइट तो दुश्मन से लड़ी जाती है, और फाइट कैसी बता रहे हैं, फ्रेंडली। तो फ्रेंडली और फाइट ये दो वर्ड एकदम से अपोजिट हैं, दोनों साथ साथ दिए हैं। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, बिछड़ना है क्या है, एक मधुर दुख है। मतलब दुख भी है और मधुर भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्या है, यहाँ पर दो साथ साथ चीज़ें दे रखी हैं, दो अपोजिट क्वालिटीज। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन हो गया। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है, खुला भी है और रहस्य भी है। ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, वह रेगुलर तो है लेकिन किस में, इरेगुलरिटी में। तो कहने का मतलब है यहाँ पे दो साथ साथ चीज़ें दे रखी हैं, दो अपोजिट क्वालिटीज़। फ्रेंडली फाइट, दूसरे में दिया है स्वीट सॉरो, तीसरे में दिया ओपन सीक्रेट, चौथे में दिया है रेगुलरली इरेगुलर। तो दो अपोजिट क्वालिटी साथ साथ दे होने पर क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन। इसी से मिलता जुलता एक और है जिसका नाम है एंटीथीसिस। इन एंटीथीसिस में क्या होता है, वन वर्ड और आइडिया, कोई एक शब्द या कोई विचार इज सेट, उसे रखा जाता है अगेंस्ट द अदर, दूसरे के खिलाफ, टू सिक्योर एंड टू इफेक्ट कंट्रास्ट बाय बैलेंसिंग। ठीक है, दोनों में विरोध होता है लेकिन उनका संतुलन बना रहता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीमोरन और एंटीथीसिस में क्या अंतर है। दोनों में ही विरोधी बातें दी होती हैं, लेकिन ऑक्सीमोरन में दोनों जो क्वालिटी विरोधी बातें दी हैं वो साथ साथ दे रखी होती हैं। इनमें दोनों वर्ड वो साथ साथ नहीं दिए होंगे, वो अलग अलग दे रखे होंगे। ठीक है, जो कंट्रास्ट बातें दे रखी होंगी वो अलग अलग दी होंगी, साथ साथ नहीं दी होंगी। जैसे कि बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, कि नर्क में राज्य करना अधिक अच्छा है, देन टू सर्व इन हेवन, और स्वर्ग में गुलामी करने की अपेक्षा। तो ये लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट की है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है जो। तो उसमें जो सैटन होता है वो ये वाली बात कहता है, बेटर टू रेन इन हेल, कि अच्छा है किस में रहना, नर्क में राज्य करना अधिक अच्छा होता है किसकी अपेक्षा, स्वर्ग में सेवा करने की अपेक्षा। गुलामी करने से बढ़िया क्या है, हम नर्क के राजा बन जाएं। तो दो विरोधी बातें दे रखी हैं। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, मनुष्य क्या करता है, मांगता है, एंड गॉड डिस्पोजेस, और ईश्वर क्या करता है, उसको मना कर देता है। तो दो विरोधी बातें हो गई, इधर प्रपोजेस, डिस्पोजेस। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है, टू फॉरगिव डिवाइन, और माफ कर देना किसका है, ईश्वर का काम है। तो एरर और फॉरगिव दो अलग अलग बातें हो गई, अपोजिट क्वालिटीज हो गई दो। सिल्वर, स्पीच से सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, जो बोलना है वो क्या है, सिल्वर के समान है, बट साइलेंस, लेकिन चुप रहना किसके समान है, वो गोल्ड के समान है। तो यहाँ पर स्पीच और साइलेंस दो अलग अलग क्वालिटी दे रखी हैं, लेकिन साथ साथ नहीं दे रखी हैं। अगर ये क्वालिटी साथ साथ दे रखी होती हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीमोरन, और अलग अलग दे रखी हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीथीसिस। आप देख सकते हैं ऑक्सीमोरन में साथ साथ दे रखी हैं, फ्रेंडली फाइट, स्वीट सॉरो, ओपन सीक्रेट, रेगुलरली इरेगुलर। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ऑक्सीमोरन और एंटीथीसिस में क्या डिफरेंस है। अगला आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है, इन अलिट्रेशन में देर इज अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ सेम साउंड, एक ही साउंड के शब्द का रिपीटेशन होता है, एक जैसे साउंड के शब्द होते हैं उनका रिपीटेशन होता है बार बार। द रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर, एक ही लेटर का रिपीटेशन हो सकता है, लेकिन कहाँ होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों की शुरुआत में, बिगिनिंग में दे रखे होंगे, शब्द की शुरुआत में रिपीटेशन दिया होगा। हिंदी में जैसे अनुप्रास अलंकार होता है,
नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नक्काशी नीम के नीचे नागिन सा नाचना चाहा। तो ये ना का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो वैसे ही इंग्लिश में होता है अलिट्रेशन के बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, जब एक ही लेटर की रिपीटेशन बार बार हो रही हो, एक ही साउंड की रिपीटेशन बार बार हो रही हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाउ हाई इज हाईनेस, आप देख सकते हैं एच का साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, हाउ हाई हिज हाईनेस। सेकेंड देखते हैं, होल्ड हिज हॉटी हेड, यहाँ पे भी एस साउंड रिपीट हो रहा है बार बार। तीसरा देखते हैं, द ब्यूटिफुल बुके ब्लॉसम्ड इन द ब्राइट सन, तो यहाँ पर जो बी लेटर है, साउंड है जो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ब्यूटिफुल बुके ब्लॉसम्ड एंड ब्राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अलिट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगला दिया है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड। कॉन्सोनेंट क्या है? एक रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट वर्ड का और कॉन्सोनेंट साउंड का। कैन बी अपीयर एनीवेयर इन द वर्ड, और वो कहीं भी दिखाई दे सकता है। यानी रिपीटेशन हम किसका कर रहे हैं? कॉन्सोनेंट वर्ड्स का कर रहे हैं, या फिर कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं दिया होगा तो कॉन्सोनेंट साउंड दिया होगा। और अपीयर एनीवेयर इन द वर्ड, वो वर्ड में कहीं भी हो सकता है। जैसे अलिट्रेशन में बिगिनिंग ऑफ द वर्ड था, तो ये कहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माइक लाइक हिज न्यू बाइक, तो आप देख सकते हैं इसमें जो का साउंड है बार बार आ रहा है, माइक लाइक हिज न्यू बाइक। अब दूसरे में दिया है टॉस द ग्लास बॉस, इसमें सा आ रहा है, टॉस ग्लास बॉस, एस साउंड रिपीट हो रहा है इसमें। अगला देखते हैं, रिवर बर्च एंड अपलैंड बीच, ठीक है, तो यहाँ पे सी एच साउंड आ रहा है। अगला देखते हैं, जैज स्नीज्ड व्हेन ही हर्ड जैज म्यूजिक, आप देख सकते हैं जेड साउंड रिपीट हो रहा है, जैज स्नीज्ड व्हेन ही हर्ड जैज। और म्यूजिक, एस आई सी जरूर दिया है वहां पर, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? जा, तो जा आ रहा है बार बार, जेड का साउंड आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंस हो गया। अगला दिया है असोनेंस। असोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ था, और असोनेंस में वॉवेल साउंड रिपीट होगा। दैट क्लोज टुगेदर इन द सेंटेंस ऑफ वर्स, जो बहुत ही क्लोज होगा, साथ साथ दे रखा होगा इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, और वर्स या किसी कविता में। फॉर एग्जाम्पल, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन्स, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर ए साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, यानी वॉवेल साउंड है ए। रेन स्पेन स्टेज मेनली प्लेन्स। सेकेंड देखते हैं, दे सीम टू लाइक द ग्रीन पीस सैलेड, तो ई साउंड रिपीट हो रहा है, दे सीम्ड ई आ रहा है, ग्रीन ई आ रहा है, पीस पी ए दिया है लेकिन साउंड ई ही आ रहा है यहाँ पर। अगला देखते हैं तीसरा, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर वाई दिया, ये विलियम ब्लैक की पोएम है। इन्होंने टाइगर की स्पेलिंग इस तरीके से लिखी है अपनी पोएम में, ये पोइट को राइट होता है, जिसको पोइटिक लाइसेंस कहते हैं, आगे समझाएंगे आपको हम। कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, कि अब आई साउंड आ रहा है, टाई आई, टाइगर बर्निंग ब्राइट, आई साउंड आ रहा है, ऑफ द नाइट, आई साउंड आ रहा है, तो ये आई क्या है? वॉवेल है, वॉवेल साउंड आ रहा है, क्या मतलब है? क्या है इसमें? असोनेंस है। नेक्स्ट दिया है, अ लैंकी 6 फुट पेल बॉय विद एन एक्टिव एडम्स एप्पल, तो इसमें देख सकते हैं ए साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, लैंकी पेल, ठीक है, ये है इस तरीके से। अगला दिया है ओनोमेटोपिया। कई लोग इसे बड़ा गलत तरीके से बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका, वो ओनोमोटोपोइया कह देते हैं, इट्स लुक लाइक वेरी फनी। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ओनोमेटोपिया। इन ओनोमेटोपिया साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस। ओनोमेटोपिया में क्या होता है? साउंड सजेस्ट करता है, साउंड के बारे में बताया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट साउंड हो सकते हैं, किसी पशु पक्षी की आवाज़ें, एनिमल्स के साउंड हो सकते हैं, या पानी के गिरने की आवाज़ है, तो जितने भी साउंड होंगे वो सब किस में आएंगे? ओनोमेटोपिया के अंतर्गत आएंगे वो। एग्जाम्पल देखते हैं, कैट्स म्यू, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, तो म्यू साउंड हो गया। ही क्लियरली हर्ड द हिसिंग साउंड ऑफ द स्नेक, यहाँ पर सांप कैसे करता है? हिस करता है, तो हिसिंग साउंड हुआ, वो क्या हुआ? ओनोमेटोपिया हो गया। आई लव टू हियर द चर्पिंग ऑफ द वर्ड्स एट माई विंडो इन द मॉर्निंग, तो चिड़ियों की चहचहाट, चर्पिंग जो वर्ड हो गया, क्या हो गया यहाँ पर? ओनोमेटोपिया हो गया। माई डॉग ऑलवेज बो बोज वैन एवर ही सीज मी, मेरा कुत्ता भौं भौं करता है, वैन एवर ही सीज मी, जब भी वह मेरी ओर देखता है, तो यहाँ पे साउंड है कुत्ते का बो बो, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? ओनोमेटोपिया हो गया।
तो ये थे। आगे देखते हैं अब। अगला दिया है पन। पन क्या होता है? द पन इज अ प्ले अपॉन वर्ड्स। पन जो है शब्दों के साथ खेल करना है। इन इट, इसमें वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे, शब्दों का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है दैट डिफरेंट मीनिंग क्रिएट ह्यूमर, कि उसका जो दूसरा सेंस निकलता है वो ह्यूमर भरा हो सकता है, आपको हंसी आ सकती है, और सरप्राइज या फिर चौंका देने वाला हो सकता है। तो वहां पर पन होता है, शब्दों के साथ खेल करना। चलिए समझते हैं इसको। इस लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है? इट डिपेंड्स ऑन द लीवर, ये लीवर पर निर्भर करता है। अब यहाँ लीवर के दो मीन है, क्या जीवन जीने योग्य है, लीवर के ऊपर निर्भर करता है। तो लीवर हमारा बॉडी ऑर्गन, जो अपनी बॉडी के अंदर लीवर होता है, उस पर निर्भर करता है कि लीवर ढंग से काम कर रहा है और जीवन जीने लायक है या नहीं है। या लीवर का मतलब क्या है? जीने वाला, ये जीने वाले के ऊपर निर्भर कर रहा है कि वो कैसे जी रहा है। तो ये था प्ले अपॉन वर्ड्स, पन। अगला एग्जाम्पल, यू वुड नॉट हिट अ गाय विद ग्लासेस वुड यू, कि आप जो है हिट नहीं करोगे कि ऐसे लड़के को जिसके पास क्या हो, ग्लासेस हो। वुड यू, क्या तुम ऐसा करोगे? ग्लासेस का मतलब दो हो गए, एक तो हो गया ग्लास, हाथ में ग्लास पकड़े हुआ है, और दूसरा क्या होगा, ग्लास मीन्स कांच होता है। तीसरा, अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन, कि साइकिल अपने खुद से खड़ी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं खड़ी हो सकती साइकिल अपने आप खुद से? बिकॉज इट इज टू टायर्ड, क्योंकि इसमें दो पहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू टायर्ड है, यहाँ पर शब्दों के साथ खेल किया गया है कि उसके खुद के पहिए हैं, यानी उसके दो पैर हैं, टू टायर्ड है, फिर भी वो खुद से खड़ी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, द मैथ्स टीचर कॉल्ड हिज डॉटर एलजेब्रा, मैथ के टीचर ने कॉल्ड हिज डॉटर, अपनी बेटी को बुलाया, किस नाम से? एलजेब्रा। ठीक है, तो यहाँ पर एलजेब्रा के दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो शब्दों के साथ खेल करना, आप उन शब्दों को पढ़कर या तो सरप्राइज होंगे या आपको हंसी आ जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पन हो जाएगा। अगला दिया है एनाफोरा। It is the deliberate repetition of the first part of the sentence in order to achieve an artistic effect. एनाफोरा क्या होता है? इट इज द डेलिबरेट रिपीटेशन, ये जानबूझकर की गई रिपीटेशन होती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआती पार्ट में। इन ऑर्डर टू अचीव एन आर्टिस्टिक इफेक्ट, किसके लिए की जाती है? क्योंकि एक कलात्मक प्रभाव डाला जा सके, इसलिए पोएम में कलात्मक प्रभाव पड़ जाए, आर्टिस्टिक इफेक्ट पड़ जाए उस पोएम में। इसलिए आप देख सकते हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर। तो आप दोनों लाइनों में देख सकते हैं शुरुआत किससे हो रही है, इन एवरी से, और दूसरी की शुरुआत हो रही है इन एवरी से। तो जहां इस तरीके से आपको कुछ शब्द मिल जाएं बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लगातार किसी पोएम में, तो आप कह सकते हैं वो पार्ट क्या कहलाएगा, एनाफोरा कहलाएगा। नेक्स्ट है रिपीटेशन। इन रिपीटेशन, रिपीटेशन में क्या होता है, अ वर्ड इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, एक शब्द को रिपीट किया जाता है कई बार, फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस फीलिंग, कि उसमें तीव्र फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी तीव्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर देते हैं, स्ट्रेस दे देकर। ठीक है, पोएम में एक ही वर्ड, एक ही लाइन में वो वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे ओ डार्क डार्क डार्क, 3 बार रिपीट हुआ, एक ही लाइन में रिपीट हो रहा है वर्ड, अमिड द ब्लेज ऑफ मून, तो यहाँ पर रिपीटेशन कहलाएगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, टू एंड टू मेक फोर, तो यहाँ पे टू और टू रिपीट हुआ है, वहां पे वाटर वाटर रिपीट हुआ है, तो एक ही लाइन में रिपीट होगा एक ही वर्ड, तो क्या कहलाएगा वहां पे, रिपीटेशन। और अलग अलग लाइन में रिपीट होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वही वर्ड, तो वहां पर एनाफोरा होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं, इंपोर्टेंट की लिस्ट में ये लास्ट है, इतने ही काफी होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पोएटिक लाइसेंस, कि पोएटिक लाइसेंस क्या होता है, अ लिटरेरी लाइसेंस, ये एक साहित्यिक लाइसेंस है। इज अ टूल, एक औजार होता है, हथियार है ये पोइट के हाथ में, यूज्ड बाय पोइट्स, तो पोइट के द्वारा यूज किया जाता है, टू कन्वे देयर मैसेज एफिशिएंटली, कि अपने मैसेज को वो कुशलतापूर्वक पहुंचा दे, इसलिए ये प्रयोग में लाया जाता है। द आइडिया इज दैट, आइडिया ये है कि व्हेन पोइट टेक्स लिबर्टीज, के पोइट को आज़ादी होती है क्या करने की, टू चेंज द रियल वर्ड्स, कि वो रियल वर्ड के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, रूल्स और ग्रामर के रूल को वो तोड़ सकता है। तो ये पोएटिक लाइसेंस कहलाता है। जब कभी पोएम में आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि ग्रामर का रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, ग्रामर का रूल रिवर्स हो रहा है, उल्टा जा रहा है, तो वहाँ पर, या फिर जो रियल वर्ड्स होना चाहिए वो रियल वर्ड ना लिख के वो कुछ और लिख दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो वहाँ पर ये क्या कहलाता है, पोएटिक लाइसेंस। जैसे कि ही गेव हर अ रोज रेड, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, राइमिंग मिलाने के लिए उन्होंने क्या लिख दिया, ही गेव हर अ रोज रेड, रेड रोज होना चाहिए लेकिन लिखा क्या है, रोज रेड। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ग्रामर का रूल ब्रेक किया है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये पोएटिक लाइसेंस है। सेकंड दिया है,
इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। इट ड्रॉप्ड, ये ऐसे ये मर्सी पोएम है, शेक्सपियर का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसमें पोर्शिया एक एक्ट्रेस है, वो इस लाइन को कहती है मर्सी दिखाने के लिए, तो यहाँ पे इट का मतलब मर्सी से है कि इट ड्रॉप्ड, तो यह गिरती है एज द जेंटल रेन के समान फ्रॉम हेवन, ये स्वर्ग से जैसे बूंदें गिर रही हैं उसके समान गिरती है। क्या चीज़? मर्सी, जब आप कोई दिखाता है तो यहाँ ड्रॉप्स होना चाहिए, तो ड्रॉप्स ना लिख के क्या लिखा गया? ड्रॉप्ड लिखा गया है, यानी कि जो रियल वर्ड्स है उसको चेंज कर दिया उन्होंने, ड्रॉप्स ना लिख के ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस हो गया। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, तो जैसे ही वह तुम पर झपटा है, तो लीप की जो सेकंड फॉर्म होती है LEAPT होती है, लेफ्ट यानी झपटना, लेकिन यहाँ पर पोएट ने लिखी क्या है? LEPT, लेफ्ट कर दी है, यानी कि जो सेकंड फॉर्म लिखी है वो पूरी तरीके से गलत लिखी है, लेकिन ये पोएटिक लाइसेंस उसको मिला हुआ है, उसने इफेक्ट डालने के लिए पोएम पर इस तरीके को लिख दिया गया है, तो इसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट 15 फिगर ऑफ स्पीच आपको क्लियर हो गए होंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, चाहे हम बात करें हम क्लास 10th की या 12th की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि ये वो 15 हैं जिनका कई बार एग्जाम में पूछा गया है या पोएम में ही पूछ लिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।